गरीब ससुर ले आया बहू बेटी की उम्र की सौतन। अरे वाह, आज कढ़ी चावल बनाए हैं। पता है, मेरा सुबह से कढ़ी चावल खाने को बड़ा मन कर रहा था। वैसे पापा कहाँ हैं? उन्हें भी तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है। बस बाहर हाथ मुंह धोकर आ रहे हैं। इधर काजल सभी को खाना परोस रही होती है तो उधर बाहर से हाथ मुंह धोकर काजल का पिता केशव जैसे ही आकर खाने के लिए बैठता है। आ गया मुफ्त की रोटी खाने के लिए। क्या कहा तुमने? जोर से बोलो। कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं, अब बोल ही दिया है तो क्यों चुप हो? बोलो, क्या कह रही थी? कि मैं मुफ्त की रोटी खाता हूँ? अरे सालों इन हाथों ने मेहनत करके खिलाया है और आज जब ये हाथ काम करने के लायक नहीं है तो अब तुम मुझे मुफ्त की रोटी का ताना दे रही हो। 50 साल के हुए हो, 100 साल के नहीं जो काम नहीं कर सकते। मोहल्ले भर के मर्दों को देखा है 60-60 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। अरे मोहिनी के पति को देख लो, 2 दिन पहले ही 62 का हुआ है। कैसे इस उम्र में भी काम करके अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। माँ, आप क्यों बार बार पापा को ताने देती रहती हैं? मैं कर तो रहा हूँ इस घर के लिए। अरे तू आज कर रहा है, कल को तेरी बीवी बच्चे होंगे तो तू उनके लिए करेगा कि मेरे लिए करेगा? मेरे लिए तो मेरा पति ही करेगा ना। माँ पापा अब बस भी करिए, खाने के वक्त कौन झगड़ता है। आप लोग शांत होकर खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, अब ये खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा। इस औरत ने तो मेरे हर एक नेवाले को जहर बनाकर रख दिया है। केशव खाने से उठकर सीधा बाहर चला जाता है जिसे देखकर माँ भी हद करती हो, कम से कम पापा को खाना तो खाने देती। चुप कर तू, आई बड़ी बाप की तरफदारी करने वाली। कल को जब तेरा पति तेरे साथ ऐसा करेगा ना तब पता चलेगा तुझे। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया, अभी तक एक दिन की भी खुशी नहीं दी है इस आदमी ने। कई घरों की तरह इस घर का भी यही ड्रामा था। संगीता इस उम्र में भी अपने पति से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लड़ा करती थी, तो वहीं हर रोज अपनी बीवी की चिक चिक से परेशान केशव कहीं न कहीं काम ढूंढने की फिराक में ही रहता था। अरे भाई साहब, क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? हमारे यहाँ फैक्ट्री में 40 साल के ऊपर कोई मजदूर काम नहीं करता है और अपनी उम्र तो देखो। कहीं कल को काम करते हुए इधर उधर चोट लग गई और ऊपर का टिकट कट गया तो लोग तो मुझसे ही सवाल पूछेंगे। अरे सच में मेरी उम्र 50 साल की है, वरना शरीर में ताकत बहुत है। बस कोई उम्र को देखकर ही काम नहीं देता। अरे मैं भी आपको काम नहीं दे सकता। जहाँ आपको इस उम्र में काम मिल जाए वहाँ आप कर लीजिए। केशव भले ही 50 साल का एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन देखने में केशव 35 से 40 साल का ही लगता था। आज भी कहीं पर भी काम न मिल पाने के कारण केशव अपने घर के आंगन में आकर बैठ जाता है कि तभी पड़ोसन लाजवंती कुछ सामान लेकर केशव के सामने से जा रही होती है। अरे भाभी, नमस्ते, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद दिखी। और ये हाथ में क्या ले जा रही है? पनीर? अच्छा, तो आज भाई साहब को पनीर की सब्जी खिलाई जाएगी। नमस्ते भाई साहब, वो मैं मायके गई थी ना, आज ही आई हूँ। इनका बड़े दिनों से पनीर खाने का मन था तो सोचा वही बना दूं। आपके लिए भी एक कटोरी भिजवा दूंगी। खड़ी खड़ी केशव अब लाजवंती से बातें करने लगता है कि तभी मंडी से सब्जी लेकर संगीता अपने बेटे और काजल के साथ जैसे ही घर लौटती है तो ये देखकर, लो इस बुढ़े का आशिकपन फिर से शुरू हो गया। अरे पड़ोसन पर भी लाइन मारने लगे हो क्या? संगीता, एक ऐसी बातें चल रही, तुम लाज शर्म है या तुम में या नहीं है? हाँ संगीता, घर में तो इतने ताने देती ही थी, कम से कम गली मोहल्ले में तो छोड़ दो। माँ पापा आप लोग घर के अंदर चलकर बात करिए, यहाँ बाहर तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास के लोग देख रहे हैं। अरे तो देखने दे, उन्हें भी तो पता चले इस बुढ़े की असलियत। न कमाता न धमाता है और ऊपर से लाइनबाजी करवा लो इससे बस। संगीता की ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोग केशव को घूर घूर कर देखने लगते हैं, जिससे शर्मिंदा होकर केशव आंखों में आंसू लिए घर के अंदर चला जाता है। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत नहीं रही है। सच में, जब तक एक आदमी की जेब में पैसों से भरी होती है ना, तब तक उसकी इज्जत होती है। जेब खाली होते ही तू कौन और मैं कौन। अपनी जिंदगी से केशव काफी ज्यादा दुखी होता है और अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज संगीता की बहन अनीता उससे मिलने के लिए घर आई होती है। अरे बहन, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद आई हो। अनुराग के लिए आई थी। अनुराग के लिए काफी अच्छी लड़की का रिश्ता मिला है, रुको मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। वो अनामिका नाम की लड़की की तस्वीर निकालती है, जिसे देखकर संगीता, लड़की तो बड़ी सुंदर है, मेरे अनुराग के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। संगीता को पहली नजर में अनामिका भा जाती है। तो वहीं काजल अब उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और जब संगीता चाय पी रही होती है कि तभी उसकी नजर अनीता के गले पर पड़ती है। अनीता ने अपने गले में एक बहुत सुंदर सोने की चेन पहन रखी होती है, जिसे देखकर, अरे अनीता, तुम्हारे गले में तो काफी सुंदर सोने की चैन है, किसने दी? अरे अब इस उम्र में कौन देगा, इन्होंने ही दी थी। लेकिन जीजा जी ने कैसे दे दी? वो तो रिक्शा चलाते हैं ना, आजकल रिक्शा में इतनी कमाई हो रही है,
अरे कमाई तो उतनी ही हो रही है, लेकिन इन्होंने पैसे जोड़े थे इसके लिए, 2 साल की मेहनत का नतीजा है ये मेरे गले में। सच में ये बहुत प्यार करते हैं मुझे। अनीता की ऐसी बातें सुनकर संगीता मन ही मन कहीं जल रही होती है कि तभी वहां केशव आता है और अनीता की बातें सुनकर, ये भगवान बिल्कुल गलत समय पर आ गया, अब तो ये मेरा खून ही पी जाएगी। अनीता के जाते ही संगीता अब केशव पर बुरी तरह से बरसना शुरू कर देती है। अनीता का पति तुमसे 4 साल छोटा है, लेकिन रिक्शा चलाकर कैसे अपनी बीवी को सोने की चेन दिला रहा है। तुमने आज तक मुझे एक चांदी की चेन नहीं दिलाई है। अरे बस भी करो, आए दिन आप दोनों की इस लड़ाई से मैं परेशान हो चुका हूँ। काम करूँ या घर के लड़ाई मसले सुलझाऊं? हम बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अरे चीजों के लिए मैं तरसती रही आज तक, हर चीज की बस ऐसी तैसी करती रह गई, कुछ नहीं मिला मुझे। अरे ये जो तुम्हारे शरीर पर साड़ी है ना, ये भी मेरे पैसों की है। जिस छत के नीचे खड़ी हो ना तुम, ये छत भी मेरे ही पैसों की बनी है। अरे भाड़ में जाए ऐसी छत जिसमें 2 पल का सुकून ना हो। संगीता और केशव की इन लड़ाइयों से अनुराग और काजल काफी ज्यादा परेशान थे, तो वहीं पड़ोसी भी कुछ कम परेशान नहीं थे। अरे काजल बेटी, अपनी माँ को समझा, तेरी माँ कितना लड़ती तेरे बाप से। अगर इतना हमने अपने पति को बोल दिया होता ना, तो कब का छोड़कर चले जाते हमें। तुम लोग परेशान नहीं होते हो क्या रोज रोज की इस किचकिच से? आंटी अब आपको क्या ही बताएं कि हम कितना परेशान होते हैं, कितना नहीं। हाँ आंटी, मैं माँ को समझाऊंगी। ऐसे ही अब वक्त गुजरता रहता है और जो अनीता अनुराग के लिए रिश्ता लाती है, संगीता उस रिश्ते को पक्का कर देती है और कुछ ही वक्त में अनुराग और अनामिका की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद अनामिका कमरे में आराम कर रही होती है, तो वहीं अनुराग अब कमरे की तरफ जा रहा होता है कि संगीता उसे तभी रोकते हुए, अरे इतनी भी क्या जल्दी है कमरे में जाने की? बता, बहू के लिए क्या तोहफा लेकर जा रहा है तू? अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? मैं उसके लिए क्या तोहफा लेकर जाऊंगा? उसे मिले तो हैं तो इतने सारे तोहफे। माँ हूँ तेरी, सब पता है मुझे। तू अभी उसे मुंह दिखाई पर कोई तोहफा देने वाला है ना? बता क्या दे रहा है? अरे अपनी माँ से क्या छुपाना। संगीता के बार बार कहने पर अनुराग जब अपनी जेब से एक डिब्बा निकालता है, जिसे जब संगीता खोलती है तो उसके अंदर सुंदर सी चांदी की पायल होती है। ये देखकर, अरे ये पायल तो बहुत सुंदर है, तूने पैसे जोड़ जोड़ कर लिया है ना इसे। अच्छी बात है, अपनी बीवी के लिए तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा। चल अब जा, वो कब से तेरा इंतजार कर रही है। अपने बेटे को कमरे में भेजकर संगीता अब अपने कमरे में आती है और केशव को नींद से जगाने लगती है। अरे संगीता, अब क्या हुआ? समय देख रही हो क्या हो रहा है, सोने दो ना। अरे कुछ सीखो अपने बेटे से, तुम्हारी औलाद है वो। अपनी बीवी को मुंह दिखाई की रस्म में चांदी की पायल दे रहा है और तुमने मुझे एक अंगूठी तक नहीं दी थी। अरे कुछ शर्म करो संगीता, अब तो तुम अपनी बहू से जलने लग गई हो। तुम इंसान नहीं हो, वो कुआं हो जो कभी भर ही नहीं सकता। केशव और संगीता की फिर से एक बार और लड़ाई हो जाती है, जिसकी आवाज कमरे में बैठी अनामिका तक भी जा रही होती है। ये माँ जी और पापा जी को क्या हुआ? वो लोग लड़ क्यों रहे हैं? अरे वो लोग लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि तेज बातें कर रहे हैं। तुम उस पर ध्यान मत दो। और ये बताओ, ये पायल कैसी लगी तुम्हें? अनुराग अनामिका को भी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताता और अब इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, हेलो बेबी, कैसी हो? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना मैंने? और कर भी लिया तो क्या हुआ? इतना अच्छा लड़का हूँ, इंतजार तो बनता है। रोहन, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। 2 बजे बुलाया था ना मैंने। टाइम देख रहे हो, 4 बज चुके हैं। तुम्हें टाइम की वैल्यू है या नहीं? अरे बेबी, दोस्तों के साथ था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पता नहीं कब तुम्हें टाइम की वैल्यू समझ में आएगी। ऐसा लग रहा है कि 1 साल से मैं इस रिलेशनशिप को झेल रही हूँ। तुम्हारे तो कोई एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे मुझे। अपने बॉयफ्रेंड से परेशान पायल उसे उसकी गलतियां गिनवा रही होती है कि तभी कैफे में रोहन को उसकी पुरानी फ्रेंड आयशा मिलती है। हाय रोहन, कैसे हो तुम? काफी टाइम के बाद तुमसे मिल रही हूँ। चलो ना कहीं घूमने चलते, शाम भी होने वाली है, क्लब चले? हाँ, अच्छा आइडिया है। बाय द वे, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी? मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम्हें अपने दोस्त के साथ क्लब जाना है? अरे यार तुम भी ना, इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। हाँ यार, क्यों बोरिंग बातें करनी है, चलो चलते हैं। फाइन, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम जैसे इमेच्योर लड़के के साथ मैं और नहीं रह सकती। तुम्हें तुम्हारी जैसी लड़की मिलेगी ना, तब पता चलेगा। ब्रेकअप। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। पायल रोहन से परेशान होकर उसे ब्रेकअप कर लेती है और अब अपनी बेस्ट फ्रेंड निकिता से मिलने उसके फ्लैट आती है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि रोहन तेरे लिए ठीक नहीं है। छोड़ना यार, क्या बोलूं। वैसे तेरा ये नया फ्लैट तो काफी अच्छा है। कितने का है? पायल अभी बोल ही रही होती है कि तभी निकिता का उससे दोगुनी उम्र का बॉयफ्रेंड रमन, जो हाल फिलहाल में ही 50 साल का हुआ था, वो निकिता और पायल के लिए कॉफी लेकर आता है। निकिता बेबी,
ये आपकी स्ट्रॉन्ग कॉफी। वैसे मैंने सोचा है कि इस मंथ हम वेकेशन पर लंदन चलते हैं। तुम्हारा कब से मन था ना? आई लव यू बेबी, तुम मेरी पसंद का कितना ख्याल रखते हो। थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद रमन अब अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं निकिता। देखा, अपने से दुगनी उम्र के लड़के को डेट करने का नतीजा। ये मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं और आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी देते हैं। और तुझे ये फ्लैट पूछ रही थी ना, ये भी रमन का ही है और पता है कितने का है। अब तू क्या चाहती है कि तेरी तरह मैं भी कोई शुगर डैडी पटाऊं? मेरे घर वाले ये अलाउड नहीं करेंगे। तो अपनी फैमिली देख ले या तो अपनी लाइफ देख ले, मुझे ही देख, मैं कितनी खुश रहती हूँ। निकिता की ऐसी बातें अब पायल के दिमाग में घूमने लगती हैं तो वहीं दूसरी तरफ। सुनिए ना, ये साड़ी कितनी सुंदर है, दिला दीजिए, सिर्फ 400 रुपए की है। बिल्कुल सही वक्त पर आया है साड़ी वाले भैया, तुम एक नहीं 2 ले लो। वैसे भी कल ही मुझे इंसेंटिव आया है। गली में आए साड़ी वाले से आसपास की औरतें साड़ी ले रही होती हैं तो वहीं संगीता को भी एक साड़ी पसंद आ जाती है, जिसे देखकर संगीता अब केशव से, सुनिए जी, ये साड़ी दिला दीजिए, सिर्फ 600 रुपए की। ऐसा तो रंग भी नहीं है मेरे पास। 600 रुपए तो काफी महंगी है, तुम ये 300 वाली ले लो ना, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इस आदमी के पास तो कभी पैसे ही नहीं हो सकते, नहीं चाहिए मुझे। आप किस तरह से बात कर रही हैं पापा जी से? अरे भाभी चुप हो जाइए, वरना जो भड़ास मम्मी पापा पर निकाल रही है ना, अभी आप पर भी निकालना शुरू हो जाएंगी। अरे तुम जैसी औरत कभी खुश नहीं हो सकती, जा रहा हूं मैं यहाँ से। केशव गुस्सा होकर चला जाता है तो वहीं अब संगीता भी मुंह बनाकर घर में आ जाती है। शाम का वक्त होता है। पायल एक दुकान से शॉपिंग करके बाहर निकली होती है और अपनी ऑटो और कैब का इंतजार कर रही होती है। एक तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पता नहीं ठीक होकर कब आएगी, और ऊपर से एक कैब वाला भी कॉल नहीं उठा रहा। रोड पर खड़े खड़े पायल परेशान हो रही होती है कि तभी उसे अकेली देखकर 2 बदतमीज लड़के उसके पास आते हैं। अरे ओ जाने मन, किसका इंतजार कर रही हो? कहो तो हम छोड़ दें। बदतमीज, शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? जा रहे हो यहाँ से या अपनी सैंडल निकालूं? अरे मार दीजिए सैंडल से, हम तो आपके सैंडल खाने को भी तैयार हैं। वो दोनों लड़के पायल को परेशान करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रही केशव की नजर जैसे उन लड़कों पर पड़ती है तो वो फौरन पायल की मदद करने के लिए आ जाता है। अरे शर्म नहीं आती, बहन की उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो, चलो भागो यहाँ से। ए बड्डे, अब खुद उल्टे हाथ का खाना है क्या, वरना यहीं तेरी कब्र बन जाएगी। अच्छा, ये सर पर 4 सफेद बाल देखकर तू मुझे कमजोर समझ रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। केशव अपने शरीर की ताकत दिखाते हुए उन दोनों गुंडों की काफी धुलाई करता है, जिससे वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तो वहीं पायल ये देखकर, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप बुढ़े हैं, इतनी ताकत, वो भी इस उम्र में। अरे ये तो बस खान पान का नतीजा है, और आप ठीक तो है ना, कुछ किया तो नहीं उन लोगों ने। पायल की कैब आने तक केशव वहीं उसके साथ खड़ा रहता है और पायल को उसकी कैब में बिठाकर केशव अपने घर के लिए निकल जाता है। तो वहीं पायल रास्ते भर केशव के बारे में ही सोचती रहती है और वैसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और आज फिर से हर रोज की तरह दोनों मियाँ बीवी में खूब लड़ाई हो रही होती है। संगीता, एक पल को कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं सुधर सकती। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे कुत्ते की पूंछ बोला? अभी बताती हूँ। संगीता आज इतने गुस्से में आ जाती है कि वो चूल्हे के पास रखा पतीला उठाकर सीधा केशव की तरफ मारती है। पतीले की नोक लगने की वजह से उसके सिर से हल्का सा खून निकलने लगता है। माँ, अब क्या पापा की जान लेकर मानोगी? क्या है ये सब? हाँ माँ जी, आज तो आपने हद ही कर दी। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं इसकी जान लेने के पीछे पड़ी हूँ। पीछे भी तो हट सकता था ये। संगीता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं केशव अब बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है और एक पार्क के बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाता है। तभी वहां से अपनी गाड़ी से पायल गुजर रही थी और जैसे ही पायल की नजर केशव पर पड़ती है, ये तो वही है जिन्होंने मुझे उन गुंडों से बचाया था, लेकिन इन्हें तो चोट लगी हुई है। पायल अब जल्दी से गाड़ी से उतरती है और सीधा केशव के पास जाती है। आप ठीक तो है ना? आपके सर पर ये चोट कैसी लगी? अरे कुछ नहीं, बस वो हल्की सी लग गई। चोट छोटी है लेकिन जख्म गहरा हो सकता है। आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। पायल केशव को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाती है जहां डॉक्टर केशव की पट्टी करता है और अब क्लिनिक से बाहर निकलकर, आपने मेरी पट्टी करवाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने भी तो मेरी उस दिन मदद करी थी। वैसे मेरा नाम पायल है, आप चाहें तो मेरा नंबर ले सकते हैं। अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। पायल केशव को अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद अब अक्सर केशव और पायल की थोड़ी थोड़ी कॉल पर बात होने लगती है और धीरे धीरे ये कॉल की बातें मुलाकात में बदल जाती हैं। आप तो सच में काफी ज्यादा फनी है। मैंने आज से पहले इतना फनी इंसान नहीं देखा। आपकी फैमिली तो आपसे काफी खुश रहती होगी।
काश ऐसा होता। मेरी उम्र की वजह से कहीं पर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते हर रोज मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है। अगर आपके जैसा पार्टनर मेरा हो ना, मैं तो जिंदगी भर कमा कर उसे खिलाऊं। पायल की ऐसी बातें सुनकर केशव काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो वहीं पायल केशव को मूवी दिखाने थिएटर लेकर आती है। अरे पायल, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, लोग क्या कहेंगे। तो आपको अपने लुक्स को लेकर ही प्रॉब्लम है ना, मैं इसे चेंज कर देती हूँ। काजल केशव को एक बहुत बड़े सैलून में ले जाती है, जहां वो उसकी पूरी तरह से मेकओवर कर देती है। साथ ही अब केशव को काफी स्टाइलिश और महंगे कपड़े भी दिलाती है। आप तो बिल्कुल किसी साउथ हीरो की तरह लग रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि आप 50 साल के हैं। मुझे तो खुद नहीं लग रहा है कि मैं 50 साल का हूँ। थैंक यू पायल। सही में मैं कहीं केशव को पसंद तो नहीं करने लगी हूँ। सच में कितने हैंडसम है और मेरा कितना ख्याल भी रखते हैं। क्या हुआ कि ये मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड की तरह अमीर नहीं है। खर्चा तो मैं खुद भी उठा लूंगी, मुझे तो बस कोई नखरे उठाने वाला चाहिए। अब पायल केशव को मनी मन पसंद करने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ केशव जब आज इस लुक में घर जाता है तो अरे इस बुढ़े को कौन सी जवानी चढ़ी है? क्यों जी, कोई जवान लड़की पटा ली है क्या? अरे चाहती थी ना मैं नौकरी करूं, तो अब मेरी नौकरी लग गई है। काफी अच्छी तनख्वाह है वहां पर। और अगर जब मैं नौकरी करके तुम लोगों के लिए कुछ करूंगा ही, तो अपने लिए भी तो करूं। ये लो, ये कुछ पैसे पकड़ो और आज घर में अच्छा खाना बनना चाहिए। लेकिन पापा, आपकी ऐसी कौन सी नौकरी लगी है जो पहले दिन ही आपको सैलरी मिल गई? अरे बस मिल गई। तुम लोगों को पैसों से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरी नौकरी से। पायल केशव का ध्यान रखने के साथ साथ उसे अक्सर काफी पैसे भी दिया करती थी। केशव, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ पायल, पता नहीं कब से, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। पायल केशव के गले लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनामिका और अब काजल को रोज रोज केशव का यूं बंठन के बाहर जाना, घर पर पैसे देना, सभी लोगों के लिए आए दिन कुछ न कुछ गिफ्ट लाना काफी अजीब लगने लगा था। पापा जी, आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं उनका किसी अमीर लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। गलत काम का तो मैं मान भी सकती हूँ, लेकिन पापा का चक्कर, ना बाबा ना, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज पायल आखिरकार केशव के बारे में अपने माता पिता को बता ही देती है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे गरीब है तो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुढ़ा है, बुढ़ा, वो तेरे बाप की उम्र का है। शर्म आ रही है तुझे अपने बाप की उम्र के लड़के से प्यार करते हुए? तो क्या हुआ, वो कुछ साल ही तो बड़े हैं मुझसे और बहुत मैच्योर हैं। वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे मेरा। इसे अपने मन की करने दो। आजकल की औलाद सुनती कहाँ है अपने माँ बाप की। कल को जब ठोकर लगेगी ना, तब पता चलेगा इसे। पायल अपने माता पिता का घर छोड़कर अब सीधा केशव के पास आ जाती है और अब मंदिर में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पंडित जी, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन का आशीर्वाद देकर भी क्या ही फायदा। अरे ये बुड्ढा तो मुझे बस कुछ सालों का मेहमान लग रहा है। सच में कलयुग की शुरुआत हो गई है। केशव पायल को सीधा अपने घर ले आता है। वहीं जब केशव के घर वाले उसे एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में इस तरह देखते हैं तो मुझे तो पता ही था कि बुढ़े का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, वरना इस उम्र में कौन काम दे से। रिचुड़ैल, शर्म नहीं आई तुझे? बाप की उम्र के आदमी से शादी कर ली और तुम्हारी बेटी बहू की उम्र की लड़की है ये। तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ और इसी की बदौलत आज मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आ पाई हैं। संगीता जी, तो क्या हुआ कि मैंने आपके पति से दूसरी शादी कर ली? हम दोनों बिल्कुल बहनें बनकर एक साथ रहेंगे। नहीं तो क्या। चलो अनुराग, काजल, अपनी माँ के पैर छुओ। बहू, तुम भी आकर अपनी सास के पैर छुओ। ये तो मेरी उम्र की है, समझ नहीं आ रहा कि इसके पैर छूं या उसे गले लगाऊं। हम कभी भी इसे अपनी माँ नहीं मानेंगे, हमारी सिर्फ एक ही माँ है। मत मानो, लेकिन ये तुम्हारी माँ है, समझे? चलो डार्लिंग, हम कमरे में चलते हैं। केशव पायल का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। केशव, तुम्हारे घर वाले भले ही मुझसे नाराज है, लेकिन देखना मैं उन्हें मना लूंगी। तुम उन्हें मनाओ या ना मनाओ, लेकिन बस अपने पैसे मुझ पर ही यूं ही उड़ाती रहना। दरअसल जहां पायल केशव से प्यार करने लगी थी, तो वहीं केशव को बस पायल की दौलत से ही प्यार था, जिससे पायल पूरी तरह अनजान थी। अब इसी तरह दिन गुजरते हैं और अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी पायल तैयार होकर बाहर आती है। क्या आप लोग इस तरह का नाश्ता करते हैं? और तुझे भी यही करना होगा, खाना है तो खा वरना भूखी रह। मैं और मेरे केशव ये नाश्ता नहीं करेंगे, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। पायल फोन निकालती है और बाहर ऑनलाइन से काफी अच्छा नाश्ता ऑर्डर करती है, जिसे खाते हुए अरे बच्चों, तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम भी खा लो। ऐसा नाश्ता तो तुम्हें अपनी नई अमीर माँ के राज में ही मिल सकता है।
ऐसी बातें सुनकर संगीता गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो वहीं आज पड़ोस में जब केशव की दूसरी शादी की बात पता चलती है तो इस बुढ़े को तो जरा भी शर्म नहीं आई, अपनी बहू बेटी की उम्र से लड़की से शादी कर ली। अरे मर्द तो होते ही ठरकी हैं, बात ये है। लेकिन इस लड़की की आंखों पर पट्टी बन गई थी क्या, पता नहीं क्या दिखाई दिया इसे गरीब बुढ़े में। एक पैर तो उसका कब्र में लटक रहा है, कल को मरमुर आ गया तो भरी जवानी में विधवा हो जाएगी। जहां आसपास के लोग भी केशव और पायल के बारे में गलत ही बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संगीता काफी दुखी होती है। तुम लोग ही बताओ क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो इस बुढ़े ने उस लड़की से शादी कर ली और मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। इस उम्र में तो मैं घर भी नहीं छोड़ सकती। माँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या कहा आपने? प्यार? आपने कभी पापा से प्यार भी किया था? जब देखो तब उनसे लड़ती ही रहती थी। आपको हमारी बातें भले ही बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। अपनी बहू और बेटी की बातें सुनकर संगीता को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी वक्त गुजरता रहता है और आज पायल केशव और उसके सभी परिवार वालों के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आती है। मैं ये घर के लिए कुछ सामान और आप लोगों के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आई थी। अब रिश्ते से तो मैं आप लोगों से बड़ी हूँ, तो ये सारी जिम्मेदारी तो बनती है मेरी। बहू, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है, शुक्रिया तो बोलो। थैंक यू पापा। क्या कहा पायल? ये तुम्हारी सास है, कोई सहेली नहीं। पापा क्या इस उम्र में भी इसे माँ बोलने को कह रहे हैं? इसकी और मेरी उम्र में सिर्फ कुछ महीनों का अंतर होता है। भगवान क्या करूं मैं। घर में सभी लोग थोड़े बहुत पायल से बात कर भी लिया करते थे, लेकिन संगीता तो मानो पायल की छाती पर त्रिशूल लेकर खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने से चली जा, भले ही ये परिवार तुझे अपना ले, लेकिन मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। संगीता का ऐसा बर्ताव देखकर पायल को काफी बुरा लगता है। तो वहीं केशव अब पूरी तरह से पायल पर डिपेंडेंट हो चुका था। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम बार बार मुझसे पैसे क्यों मांगते हो? ये मेरा कार्ड रख लो, जो कुछ भी लेना हो इससे ले लेना। पायल का कार्ड हाथ में आते ही केशव मानो अपने बाप का पैसा समझकर पैसे खर्च कर रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ वही अनुराग, मानना पड़ेगा, अंकल जी ने हाथ तो बड़ा मारा है। बस ऐसी कोई लड़की हमारे हाथ भी लग जाए। जब इस उम्र में तेरे बाप की लॉटरी लग सकती है तो हमारी क्यों नहीं? अरे बस बहुत हुआ, बंद करो अपनी बकवास और काम करो अपना, वरना मैं मालिक से शिकायत कर दूंगा। अनुराग जहां काम करता था वहां तक भी ये सारी बातें फैलने लगी थी, जिससे उसका काम करना भी मुश्किल हो गया था। तो वहीं आस पड़ोस में क्या बात है अनीता, आज तुम्हारा पति तुम पर चिल्ला रहा था, तुमने तो एक शब्द नहीं बोला उससे। अरे डर है कल को वो भी संगीता के पति की तरह दूसरी शादी करके आ गया तो ना बाबा ना, मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पूरे मोहल्ले भर में संगीता के परिवार की काफी तू तू हो चुकी थी। तो वहीं आज पायल केशव के साथ एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाती है। मैडम आपके लिए राइट साइड में सेक्शन है और आपके फादर के लिए लेफ्ट साइड में है। अभी हमारे काफी न्यू कलेक्शन आए हैं, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरे फादर नहीं हस्बैंड है। क्या कहा? हस्बैंड? अरे आजकल की लड़कियां तो सच में अंधी हो गई हैं। सोचा था सरकारी नौकरी करूंगा तो कोई अच्छी लड़की पटेगी, लेकिन अब लगता है डायरेक्ट बुढ़ा ही होना पड़ेगा। ये पहली बार था कि लोगों की ऐसी बातें सुनकर पायल को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे पायल के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो खत्म होने लगे थे। ये क्या, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ कुछ 1000 रुपए बचे हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, अब मैं कैसे बिल भरूंगी? पैसों को लेकर पायल काफी परेशान हो रही होती है। तभी केशव आता है। पायल, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जरा देना। आखिरकार तुम इतने पैसों का करते क्या हो? और तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म कर दी, अब मैं कहां से करूंगी बिल? तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हें पैसों की क्या दिक्कत है? नहीं देना तो साफ मना कर दो, झूठ क्यों कह रही हो? आज पहली बार केशव और पायल के बीच में पैसों को लेकर काफी लड़ाई होती है, जिससे परेशान होकर पायल अपने दोस्त निकिता से मिलने के लिए जाती है। पायल, मैंने तुझे अपने से दुगुनी उम्र के आदमी के साथ आने को कहा था, जो उम्र और पैसा दोनों में तुझसे बड़ा हो, ना कि किसी गरीब के साथ। ये तूने क्या कर दिया पायल? निकिता की बातें सुनकर पायल को काफी ज्यादा अफसोस होता है। तो वहीं आज रात केशव शराब पीकर नशे की हालत में घर आता है। अरे चल पैसे निकाल, पैसे चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केशव नशे की हालत में पायल से उसके पैसे छीन कर ले जाता है, जिससे पायल कमरे में बैठकर काफी रो रही होती है। तभी वहां काजल और अनामिका आती हैं। बहू बेटी की उम्र की होकर एक बूढ़े आदमी से शादी करोगी तो यही सब देखना होगा। पता है पापा जी ने आज तक कभी शराब नहीं पी थी। आज उन्होंने जिंदगी में पहली बार शराब पी है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। किसी और का घर उजाड़ कर तुम खुश रह पाओगी? हाँ, माना तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन तुमने भी सही नहीं किया। शायद ये लोग सही कह रहे हैं, गलती तो है मेरी, लेकिन अब मैं क्या करूं? पायल आजकल काफी दुखी रहने लगी थी। और आज पायल जब एक कैफे में बैठी होती है कि तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त उज्जवल से होती है। अरे पायल, तुम यहाँ कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कैसी हो तुम?
पता है इंडिया आए हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और अब मिल रहा हूँ तुमसे। उज्जवल, तुम तो काफी बदल गए हो। लग ही नहीं रहा कि तुम वही पुराने वाले उज्जवल हो। दोनों काफी पीते हुए काफी सारी बातें करते हैं, जहां पायल बातों बातों में उज्जवल को केशव के बारे में भी बता देती है। पायल, ये तुमने क्या किया? माना उस टाइम मुझे में दिमाग नहीं था और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन अब मैं पूरा मैच्योर हो चुका हूँ और मेरे पास काफी पैसा है, तो उस बुड्ढे को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। मैं इतने सालों में तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। उज्जवल, तुम सच कह रहे हो क्या? तुम मुझे आज भी उतना ही प्यार करते हो? हाँ पायल, और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपना पुराना प्यार वापस पाकर पायल काफी खुश होती है, जिसके बाद वो रात रात तक उज्जवल के साथ घूमती फिरती है और जब देर रात घर पर आती है तो आजकल कहाँ तुम इतना घूम रही हो? घर आने का ध्यान नहीं रहता है क्या? कहीं पर भी घूमो, तुमसे मतलब, हटो मेरे रास्ते से। पायल और केशव का रिश्ता खराब होने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ संगीता। बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी बेटी और बहू की उम्र की सौतन के साथ इस घर में और नहीं रह सकती। बेटा मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे। माँ, अगर आप यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मेरी भी बाहर काफी बेइज्जती हो चुकी है। हम भी आप लोगों के बिना नहीं रहेंगे, हमें भी साथ ले चलिए। संगीता अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ घर छोड़कर एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है। तभी दूसरी तरफ आज पायल केशव से अपना सारा रिश्ता खत्म कर देती है। तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो? मैंने तो प्यार किया था, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत से चाहत थी, और जब वो खत्म होने लगी तो तुमने अपने असली रंग दिखाए। मेरे पैसे तो सिर्फ तुमने अपने और अपने परिवार वालों के शौक पूरे करने में उड़ाए हैं, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। पायल केशव को छोड़कर उज्जवल के साथ चली जाती है और वैसे ही 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। पायल और उज्जवल एक दूसरे का हाथ पकड़े शॉपिंग कर मॉल से बाहर निकलते हैं कि तभी उस रोड से गुजर रही संगीता की नजर पायल पर पड़ती है, और जब वो पायल को किसी और लड़के के साथ देखती है तो वो गुस्से से उसके पास जाती है। तूने मेरा घर उजाड़ा, अब किसी और का घर उजाड़ रही है। अरे तू औरत है या डायन? जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारे पति को तो मैं कब का छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि उसे सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था, मुझसे नहीं। पायल की सारी बातें सुनकर संगीता को विश्वास नहीं होता और अब वो भाग भाग अपने घर की तरफ जाती है और देखती है कि कैसे केशव अकेला मायूस होकर बैठा है। जब वो आपकी जिंदगी से जा चुकी थी तो आप वापस क्यों नहीं आए? हम में से किसी को भी आपने कुछ नहीं बताया, आखिर क्यों? कैसे बताता संगीता? माना मुझसे गलती हुई, लेकिन ये गलती भी मैंने तुम लोगों के लिए ही की थी। सोचा था पायल जैसी अमीर लड़की से शादी करूंगा तो जिंदगी भर तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं मुझे पैसों की कैसी लत पड़ गई जो मैं इतना मतलबी बन गया। अपने साथ साथ मैंने तुम्हारी और पायल दोनों की जिंदगी खराब कर दी। ऐसा मत कहिए, गलती मेरी भी थी। अगर मैं आपको रोज परेशान ना करती तो आप कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि बाहर की बिरयानी सिर्फ 4 दिन ही अच्छी लगती है, वरना सुकून तो घर के दाल चावल से ही मिलता है। केशव और संगीता भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं कि तभी वहां अनामिका, काजल और अनुराग आते हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि दोनों अलग नहीं होंगे। आखिरकार आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, और जहाँ झगड़ा ज्यादा होता है वहाँ प्यार भी ज्यादा होता है। आप लोगों को तो याद होगा नहीं, पर हमें याद है 2 दिन बाद आप लोगों की 25वीं सालगिरह है। क्यों ना इस सालगिरह पर दोबारा आप दोनों की शादी करवाई जाए? संगीता और केशव काफी खुश होते हैं और 2 दिन बाद अपनी 25वीं सालगिरह पर दोनों फिर से मंदिर में शादी करके 7 फेरे लेते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस बची हुई जिंदगी में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा कर सकूं। मैं भी आपका हर परिस्थिति में साथ निभाऊंगी, और आप मुझे जैसे रखोगे वैसे ही खुश रहूंगी, और कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी किसी भी चीज के लिए। वो मम्मी पापा, आप लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा कि आप लोगों की शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। न्यूली मैरिड कपल लग रहे हो आप लोग। कुछ दिनों में अनामिका और काजल भी नौकरी करना शुरू कर देती हैं और वो तीनों मिलकर संगीता और केशव को एक छोटी सी राशन की दुकान खोल कर देते हैं, जिसमें काम करके केशव संगीता की हर ख्वाहिश को पूरा करता है और अब उनके घर की स्थिति भी पहले से काफी ठीक हो जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है।